नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाक परिंदे, उड़ जबे उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे। नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई में आपका स्वागत है। साथियों, आपको पता होगा अपन ने लास्ट वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर पढ़ा था। मैंने आपको उसके ऊपर जितनी भी बेसिक जानकारी थी, जो परमाणु संरचना के बारे में परिचय था, वो मैंने आपको पढ़ाया। जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ाया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एटम क्या होता है और अलग अलग वैज्ञानिकों ने उनके बारे में क्या क्या कहा। जैसे मैं बात करूं, ऐसा कौन सा भारतीय दार्शनिक था उसने सबसे पहले परमाणु के बारे में हमें अवगत कराया, तो मैंने उसका नाम आपको महर्षि कर्णाद बताया था। अगर मैं उसके बाद में बताऊं तो फकुदा काव्यान मार्केट में आया था। अगर मैं उसके बाद में अगर मैं क्रम वाइज क्रम देखता जाऊं, जो ऑथेंटिक अपने पास नाम आता है 1808 में, वो कौन आता है? वो आता है जॉन डाल्टन, और अपना परमाणु सिद्धांत लेकर के आता है। जब वो आता है तो इस परमाणु संरचना वाले चैप्टर में एकदम से उछाल आ जाता है। कहने का मतलब, जो नींव की ईंट जिस व्यक्ति के सिद्धांत को मानी जाती है वो डाल्टन ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने एक स्पष्टीकरण दिया था, उसने रजिस्ट्रीकरण करवा दिया था कि हाँ, कि परमाणु अविभाज्य होता है। फिर मैंने आपको परमाणु के बहुत सारे अवयवी कण बताए थे। कुछ मुख्य अवयवी कण होते हैं, कुछ सहायक अवयवी कण होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में मुख्य अवयवी कण क्या क्या बताए थे। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था प्रोटॉन, और मैंने आपको क्या बताया था? न्यूट्रॉन बताया था। मैं एक बार आपका क्विक रिविजन करा देता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में किसने करी थी बताओ? जे थॉमसन ने करी थी। अगर मैं उसके अलावा बात करूं, जब ये इलेक्ट्रॉन की खोज कर रहा था तो उसने मुख्य आधार किन किरणों को बनाया था? तो इन्होंने मुख्य आधार किन किरणों को बनाया था बताओ? इन्होंने मुख्य आधार कैथोड किरणों को बनाया था। अगर मैं उसके अलावा बात करूं, ये जो जे थॉमसन था, इसने जो प्रयोग किया था, किस प्रयोग के दौरान उसको पता चला था कि कैथोड किरणों के ऊपर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो इन्हीं किरणों को ध्यान में रख करके उसने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। उस प्रयोग का नाम क्या था बताओ? कैथोड किरण प्रयोग। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अगर मैं इसके अलावा बात करूं, अपने पास और क्या डाटा हो सकता है इलेक्ट्रॉन के बारे में? अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। अब मैं अगर बताऊं आपको, इस ऋणात्मक चार्ज की खोज किसने करी थी? ये करी थी मिलिकन ने। मतलब इस ऋणात्मक आवेश की खोज किसने करी थी? आर मिलिकन ने करी थी। अब जो ये आर मिलिकन नाम का व्यक्ति है, इस आर मिलिकन नामक व्यक्ति ने इस इलेक्ट्रॉन की खोज को किस आधार पे किया था? इसने जो प्रयोग किया था, कहने का मतलब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसने ये पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक चार्ज होता है। ये मैंने आपको डाटा बताए थे। अगर मैं उसके अलावा और बात करूं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का अपने पास द्रव्यमान क्या होता है? वो ये होता है 9.11 × 10⁻31 kg। ये इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। मतलब मेरे पास ये बहुत सारे डाटा होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के होते हैं। अब मैं बताऊं, एज इट इज ऐसे के ऐसे ही डाटा अपने पास प्रोटॉन के भी होते हैं, ऐसे के ऐसे डाटा अपने पास किसके होते हैं? न्यूट्रॉन के होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन भी कुछ और छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। हो सकता है ये आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा। आपने एक नाम पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स।
क्वांटम भौतिकी, अगर मैं क्वांटम भौतिकी के अकॉर्डिंग बताऊं आपको और गहराई के अंदर जाकर के बताऊं, तो जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी और छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिनका नाम क्या होता है? लेप्टॉन। क्या नाम होता है बताओ? लेप्टॉन। इसका मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कण क्या होता है? लेप्टॉन। इसका मतलब लेप्टॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के समूह क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज करी थी किसने? गोल्डस्टीन ने। कब करी थी बताओ? 1886 में करी थी। कब करी थी साथियों? 1886 में करी थी। इसने मुख्य आधार किन किरणों को बनाया था? इसने आधार बनाया था केनाल किरणों को। किन किरणों को बनाया था साथियों? इन्होंने मुख्य आधार केनाल किरणों को बनाया था। और इनके ऊपर आवेश कैसा होता है? इनके ऊपर आवेश पॉजिटिव आवेश होता है। इसका मतलब इनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव होता है। अगर मैं बात करूं, ये अपने पास जो पॉजिटिव आवेश है, इस पॉजिटिव आवेश की खोज भी किसी ने करी थी बताओ? गोल्डस्टीन ने करी थी। इसके ऊपर जो पॉजिटिव आवेश है, इस पॉजिटिव आवेश की खोज भी किसने करी थी साथियों? गोल्डस्टीन ने ही करी थी। अब मैं अगर आपको आगे लेकर के चलूं, जिस प्रकार देखो ये मेरे पास यहां हो गया, ये मेरे पास यहां हो गया, अगर मैं उसके बाद में अगर बात करूं, इसका संकेत क्या होता है? P पॉजिटिव होता है। कितना होता है? P पॉजिटिव होता है। अगर मैं इसके द्रव्यमान की बात करूं, तो इसका द्रव्यमान होता है 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। अगर मैं आपको आगे लेकर के चलूं, जो ये मेरे पास प्रोटॉन होता है ना, ये प्रोटॉन क्या होते हैं? 3 क्वार्क कणों से मिलकर के बने होते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि परमाणु के कुछ कण होते हैं, कुछ मौलिक कण होते हैं, जिनमें कुछ मुख्य मौलिक कण होते हैं और कुछ सहायक मौलिक कण होते हैं। जैसे मैंने आपको मुख्य अवयवी कण किसको बताया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बताया था। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करूं, तो ये जो मेरे पास प्रोटॉन्स है, ये प्रोटॉन क्या होते हैं? 3 क्वार्क कणों से मिलकर के बने होते हैं। अब इस 3 क्वार्क कणों के अंदर जो क्वार्क कण होते हैं, वो टोटल 6 प्रकार के क्वार्क कण होते हैं। अगर मैं इन 6 टाइप के क्वार्क कणों की बात करूं, तो मेरे पास एक तो क्या हो जाएगा? अप, दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा? डाउन, तीसरा मेरे पास क्या हो जाएगा? बॉटम, चौथा मेरे पास क्या हो जाएगा? टॉप। अगर मैं और बात करूं, तो एक मेरे पास हो जाएगा चार्म, एक मेरे पास क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। मतलब कहने का मतलब मेरे पास क्या हो जाएंगे? ये टोटल 6 प्रकार के क्वार्क कण होते हैं। अब इनके अंदर जो अपने पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको बनाने में केवल और अप और डाउन क्वार्क कणों को ही प्रयोग में लाया जाता है। अगर मैं बताऊं अप क्वार्क कण, तो अप क्वार्क कण कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर 2 तो अप क्वार्क होते हैं और एक क्या होता है? डाउन क्वार्क कण होते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया होगा लास्ट वीडियो में कि जो क्वार्क कण होते हैं, वो क्वार्क कण हमेशा क्या होते हैं? उनके जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रैक्शंस में होते हैं। जैसे 2/3, 1/3 या फिर 0.5। कहने का मतलब यह है कि वो पूरी की पूरी पूर्णांक नहीं होता है, वो किसी न किसी फ्रैक्शन के रूप में होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज या जो आवेश होता है, वो हमेशा क्या होता है? पूर्णांक में होता है। कभी भी -1/2, -3/2 ऐसे कभी भी नहीं आता है। लेकिन क्वार्क कणों के ऊपर जो चार्ज होता है, वो फ्रैक्शन के अंदर भी आ सकता है। अब मैं अगर बात करूं, यहां प्रोटॉन जो होते हैं वो 3 क्वार्क कणों से मिलकर के बने होते हैं। 2 अप होते हैं, एक क्या होता है? डाउन होता है। तो वो अप कौन कौन से होते हैं मेरे पास? एक तो होता है +2/3, दूसरा भी मेरे पास क्या होता है? +2/3। इसका मतलब 2 तो मेरे पास अप होते हैं और एक मेरे पास क्या होता है? डाउन होता है। तो तीसरा मेरे पास क्या हो जाएगा? -1/3। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं तीनों को जोड़ूंगा तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। देखो 2 + 2 और -1, इसका मतलब मेरे पास कितने हो जाएंगे? 2 और 2 4, -1, इसका मतलब मेरे पास कितना आ गया? 3/3। इसका मतलब मेरे पास पॉजिटिव में 1 आ गया। इसका मतलब आपको पता चला होगा कि प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है, वो कैसा होता है? धनात्मक आवेश होता है। और वो चार्ज इसके ऊपर कितना होता है? 1 होता है। और ये कहां से निकल करके आया? आपको पता चला होगा। अब मैं आपको कहानियां सुनाता हूं, किसकी? न्यूट्रॉन की कहानी सुनाता हूं। ये मैंने सारे के सारे डाटा आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, मैं आपका बस क्विक रिवीजन करा रहा हूं। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। किसने करी थी बताओ साथियों? जेम्स चैडविक ने करी थी। अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार इन्होंने कैथोड किरणों को आधार बनाया था, जिस प्रकार इसने किनार किरणों को आधार बनाया था, उसी प्रकार जेम्स चैडविक ने क्या किया था? बेरिलियम धातु के ऊपर अल्फा कणों की बौछार करवा करके
बेरिलियम धातु के ऊपर अल्फा कणों की बौछार करा करके उसने किसकी खोज करी थी बताओ? न्यूट्रॉन की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश कैसा होता है? इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या होता है? आवेश विहीन होता है, जीरो आवेश होता है। अगर मैं बात करूं इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान इसका लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान ही होता है, लेकिन एकदम थोड़ा सा ज्यादा होता है। आपको कोई पूछ ले कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ज्यादा बड़ा कौन होता है, किसका वजन ज्यादा भारी होता है, तो न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा भारी होता है। देखो यहाँ क्या है 1.673, यहाँ क्या आएगा 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन का क्या हो गया मेरे पास? ये मेरे पास न्यूट्रॉन का क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। इसका मतलब मेरे पास बहुत सारे डाटा थे, मैंने आपको बताए। जिस प्रकार प्रोटॉन क्वार्क कणों से मिलकर के बना होता है, उसी प्रकार न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं? क्वार्क कणों से मिलकर के बने होते हैं। जिस प्रकार ये 2 अप और 1 डाउन से मिलता है, अगर मैं बात करूं तो ये 2 डाउन से मिलता है। इसमें 2 तो डाउन होते हैं और एक इसमें क्या होता है? अप क्वार्क कण होते हैं। 2 डाउन का इसका मतलब क्या हो जाएगा? -1/3। दूसरा भी क्या हो जाएगा? -1/3। और अप वाला क्या हो जाएगा? +2/3। अब एक चीज गौर करना, आप इनके चार्ज को आपस में जोड़ना। जब आप इनके चार्ज को आपस में जोड़ोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। तो -1 और +2। तो आप यहां देखोगे -1 कितना हो जाएगा? -2। -2 से -2 कट जाएगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 0/3। जब 0 के अंदर आप 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 0 आ जाएगा। इसका मतलब आपको पता चला होगा यहाँ पे कि जो न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है? 0 होता है। और वो कैसे आया आपको पता चल गया होगा, और वो किन कणों से मिलकर के बना होगा वो भी आपको पता चल गया होगा। तो मैं एक बार यहां लिख देता हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन अपने पास किससे मिलकर के बना होता है? लेप्टॉन से मिलकर के बना होता है। उसी प्रकार अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन मेरे पास 3 क्वार्क कणों से मिलकर के बना होता है। उसी प्रकार अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं? 3 क्वार्क कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो ये मेरे पास पूरी कहानी थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितने मैंने डाटा बताए हैं उनमें से एक भी पर्सन बाहर नहीं आएंगे। लैंग्वेज आपको परेशान कर सकती है, ये हो सकता है, लेकिन पर्सन यहां से एक भी बाहर बनने की कोई चांसेज नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि अपने पास परमाणु के जो सहायक कण थे वो कौन कौन से हैं। देखो अगर मैं सहायक कणों की बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास सहायक कण है पॉजिट्रॉन। सबसे पहला सहायक कण मेरे पास क्या है? पॉजिट्रॉन। अब ये जो पॉजिट्रॉन है ना, ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। इसका मतलब ये क्या होता है? पॉजिट्रॉन का, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ये पॉजिट्रॉन एंटीकण होता है। इसका मतलब जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होगा? ई पॉजिटिव होगा। कैसा हो जाएगा? ई पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इसका जस्ट उल्टा कण कौन सा हो जाएगा? ई पॉजिटिव। अगर मैं उसके बाद में बात करूं कि इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान एज इट इज वो का वही होता है जो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये किसका होता है? ये पॉजिट्रॉन का होता है। अगर मैं बात करूं पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज करी थी एंडरसन नाम के व्यक्ति ने। इसकी खोज करी थी किसने? एंडरसन नाम के व्यक्ति ने करी थी। अब मैं उसके अलावा 2 नंबर पे आपको बताऊं तो मेरे पास अगला जो कण है उसका नाम है एंटी प्रोटॉन। क्या नाम है बताओ साथियों? मेरे पास है एंटी प्रोटॉन। अर्थात एंटी प्रोटॉन के बारे में अगर आप मैं कहानी बताऊं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? प्रोटॉन का एंटीकण होता है। ये मेरे पास क्या होता है? प्रोटॉन का एंटीकण होता है। अगर मैं आपको आगे लेकर के चलूं, इसका संकेत क्या होता है? जिस प्रकार प्रोटॉन का संकेत क्या होता है? P पॉजिटिव होता है, उसी प्रकार एंटी प्रोटॉन का संकेत क्या होता है? P नेगेटिव होता है। अगर मैं इसकी बात करूं किसकी? द्रव्यमान की, तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये मेरे पास किसका होता है? इसका द्रव्यमान होता है। अगर मैं बात करूं एंटी प्रोटॉन की खोज किसने करी? इसकी खोज करी थी सीगर नामक व्यक्ति ने।
किसने करी थी बताओ साथियों? सीगर नामक व्यक्ति ने करी थी। तो ये मेरे पास 2 नंबर पे क्या हो गया? एंटी प्रोटॉन हो गया। अब मैं अगर आपको बताऊं 3 नंबर पे मेरे पास कौन कौन से कण हैं, तो 3 नंबर पे मैं जो कण लिखूंगा उनको मैं एक बार साथ लिखूंगा, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, इसका मतलब पहला तो मेरे पास पॉजिट्रॉन, दूसरा एंटी प्रोटॉन, तीसरा मेरे पास न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। अब अगर मैं बात करूं इस न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जिस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है उसी प्रकार से जो न्यूट्रिनो हो रहा है, न्यूट्रिनो का एंटीकण क्या होता है? एंटी न्यूट्रिनो होता है। इनका मतलब क्या होता है? ये आपस के अंदर एक दूसरे का प्रभाव खत्म कर देते हैं। अगर मैं बात करूं इसके द्रव्यमान की, तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? इसका द्रव्यमान क्या होता है? ये द्रव्यमान रहित होता है। ये क्या होता है? द्रव्यमान रहित होता है। अगर मैं इसके बाद में बात करूं तो ये क्या होता है बताओ? आवेश रहित होता है। इसका मतलब ये चार्ज लेस होता है। अगर मैं बात करूं इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज करी थी पाउली ने। इसकी खोज किसने करी थी बताओ साथियों? इसकी खोज करी थी पाउली ने। इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो अपने पास, अब जो न्यूट्रिनो है देखो एक बार यहां गौर करना, एक बार आप, जो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। अगर एंटी प्रोटॉन की बात करूं तो ये प्रोटॉन का एंटीकण होता है। अगर मैं न्यूट्रिनो की बात करूं तो न्यूट्रिनो का जो एंटीकण होता है वो क्या हो जाएगा? एंटी न्यूट्रिनो हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए अपन ने कुछ ना कुछ कणों को आधार बनाया था, उसी प्रकार से न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की जब खोज हुई थी उस समय क्या हुआ था कि रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिक से बीटा कणों को गुजार करके एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो की क्या करी गई थी बताओ? खोज करी गई थी। इसका मतलब इस प्रकार से उन्होंने आधार बनाया था चीजों को इसकी खोज करने के लिए। अब मैं अगर आपको अगले कण की तरफ ले जाऊं तो मेरे पास अगला कण है मेसोन। अगला कण मेरे पास साथियों क्या है? अगला कण मेरे पास है मेसोन। मेसोन की खोज किसने करी थी बताओ? युकावा ने करी थी। मेसोन की खोज किसने करी थी साथियों? युकावा ने करी थी। अब मेरे पास मेसोन कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के मेसोन हैं। एक तो पाई जीरो, एक पाई नेगेटिव आवेश और एक मेरे पास क्या हो जाएगा? पाई पॉजिटिव आवेश हो जाएगा। अपन को मेसोन के बारे में इतना ही डाटा याद रखना है। मेसोन की खोज किसने करी? युकावा ने करी। अगर मैं बात करूं मेसोन कितने टाइप के हैं? पाई जीरो, पाई माइनस, पाई पॉजिटिव। ये मेरे पास 3 टाइप के क्या हो जाएंगे? अपने पास मेसोन हो जाएंगे। अगर मैं इनके बारे में अगर बात करूं, इनके द्रव्यमानों की बात करूं, तो इसके द्रव्यमान अपने पास इलेक्ट्रॉन्स के क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बहुत ज़्यादा गुना होती है। इसका मतलब एक तो होता है 264 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के, और एक अपने पास होता है 274 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के। कहने का मतलब 264 इंटू इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हो जाएंगे। और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वैसे ही बहुत कम होता है, वैसे ही क्या होता है? बहुत कम होता है। जब अपन इसको इससे गुणा कर देंगे तो अपने पास मेसोन के क्या आ जाएंगे? द्रव्यमान आ जाएंगे। इसका मतलब 5 नंबर पे मेरे पास क्या हो जाएगा? मेसोन हो जाएगा। अब मैं आपको 5 नंबर पे एक कण और बता देता हूं जिसका नाम मेरे पास क्या है? क्वार्क है। जिसका मेरे पास नाम क्या है? क्वार्क है। मैंने आपको बताया था कि क्वार्क क्या होता है। मैंने आपको ये बताया था कि जब अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा किन कणों से मिलकर के बने होते हैं? क्वार्क कणों से मिलकर के ही बने होते हैं। अब क्वार्क कण कितने टाइप के होते हैं वो मैंने आपको 6 टाइप के बताए थे। कितने टाइप के बताए थे? 6 टाइप के बताए थे। अब जिस प्रकार एक चीज़ गौर करना आप, इनके ऊपर आवेश देखो हमेशा फ्रैक्शन के अंदर नहीं आता है। इसका मतलब इनमें जो आवेश आता है ना पूर्णांक के रूप में आता है, पूर्ण संख्या के रूप में आता है। लेकिन जो क्वार्क होता है ना, आपको पूछेंगे कि परमाणु के अंदर ऐसा कौन सा एंटी कण है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा कण है जिनके ऊपर चार्ज हमेशा फ्रैक्शंस के रूप में आता है। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न के अंदर आता है, जैसे 2/3, 1/3, 1/2 इस रूप में आता है। इसका मतलब इस प्रकार का कण अपने पास क्या है बताओ? क्वार्क है। क्वार्क हमेशा अपने पास भिन्नात्मक आवेश रखता है। इसका मतलब मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, भिन्नात्मक आवेश वाला कण। अब मैं उसके अलावा बात करूं तो मेरे पास 6 नंबर पे क्या हो जाएगा? बोसोन। बोसोन
बोसोन कण की खोज किसने करी थी? सत्येंद्र नाथ बोस ने करी थी। बोसोन कणों की खोज किसने करी थी बताओ? बोसोन कणों की खोज करी थी एस.एन. बोस ने। इसका मतलब अपने पास बोसोन कणों की खोज करने वाला कौन आ गया? एस.एन. बोस अर्थात सत्येंद्र नाथ बोस आ गया। अब मैं अगर बात करूं, इसको कई बार अपन क्या बोलते हैं? हिग्स बोसोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? हिग्स बोसोन भी बोल देते हैं। हिग्स बोसोन भी अपन बोल देते हैं, और यही हिग्स बोसोन को अपन क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल्स भी बोलते हैं। इसी हिग्स बोसोन को अपन क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल्स बोलते हैं। इसका मतलब आपको कई बार अगर ये पूछे कि ईश्वरीय कण बोल किसको कहते हैं अपन, इस ब्रह्मांड का ईश्वरीय कण किसको कहते हैं, इस ब्रह्मांड का ईश्वरीय कण किसको कहते हैं? हिग्स बोसोन को कहते हैं। ऐसा अपन इसको क्यों बोलते हैं उसकी कहानी सुनना आप। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो किन से मिलकर के बने होते हैं? लेप्टॉन से। जैसे प्रोटॉन होता है किन से मिलकर बना होता है? क्वार्क से। जैसे न्यूट्रॉन होता है किन से मिलकर के बना होता है? क्वार्क से। अगर मैं बात करूं ये सारे कण आपस में कभी न कभी किसी न किसी रूप में एक तो थे ही कभी ना कभी। इसका मतलब ये जो सारे कण होते हैं वो आपस में किससे मिलकर के बने होते हैं? हिग्स बोसोन कणों से मिलकर के ही बने होते हैं। इसका मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल बोलते हैं। इसका मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं? ईश्वरीय कण बोलते हैं। तो आपको ये सारे के सारा डाटा समझ में आए होंगे। मैंने आपको परमाणु के मौलिक कण भी बता दिए, इनके अलावा जो अपने पास अन्य कण थे वो भी मैंने आप तक शेयर करे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि परमाणु के अपने पास क्या क्या रूप होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि अपने पास परमाणु के अलग अलग नाम, अलग अलग रूप होते हैं। जैसे आपने सुना होगा आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोडाइफर, आइसोटोन। इसका मतलब आपने नाम सुना होगा समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, आइसोडाइफर। इसका मतलब मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि समस्थानिक क्या होते हैं, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं और समभारिक क्या होते हैं। तो आपकी नज़रें स्क्रीन से हटनी नहीं चाहिए। परमाणु के रूप में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास क्या है? समस्थानिक, जिसको अपन साथियों क्या बोलते हैं? जिसको अपन बोलते हैं आइसोटॉप्स, जिनको अपन क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा कि समस्थानिक वास्तव में होते क्या हैं। एक चीज़ गौर करना, आप इनके शब्दों पर जाने की कोशिश करना। यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है? सम प्लस स्थान प्लस एक। अब एक चीज गौर करना आप, सम का मतलब तो क्या होता है? सम्मान। स्थान का मतलब क्या होता है? स्थान। इसका मतलब सम्मान स्थान के ऊपर आने वाले परमाणु क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। सम्मान स्थान पर आने वाले परमाणु क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनके परमाणु भार तो अलग अलग होता है, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? सम्मान होते हैं। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं तो वो आवर्त सारणी में एक ही जगह पर आते हैं, लेकिन उनका परमाणु भार अलग अलग होता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो अपने पास हाइड्रोजन होता है, अपने पास जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। उस हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। अगर मैं प्रोट्रियम की बात करूं तो इसका संकेत क्या होता है? 1H1। इसको हम लिखते हैं 1H2, इसको हम लिखते हैं 1H3। अब एक चीज़ गौर करना, ये क्या होता है कि लिखने का फॉर्मूला होता है। यहाँ जो संख्या लिखी हुई है ना, इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं Z अक्ष और A। अब यहाँ जो ये Z है ये किसको डिनोट करता है? ये एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, अर्थात परमाणु क्रमांक को डिनोट करता है। और इसी परमाणु क्रमांक को कई बार अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इसी को अपन कई बार क्या बोलते हैं? प्रोटॉनों की संख्या। अर्थात
जिस परमाणु की संख्या जितनी होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी होगी और उतने इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ऊपर जो संख्या ए लिखी हुई है उसको अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। एक चीज गौर करना, मैंने ये फॉर्मूला लिखा है जेड अक्स ए, जहां ए तो किसको रिप्रेजेंट करता है, द्रव्यमान संख्या को। इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको अपन बोल देंगे मास नंबर। अगर मैं यहां बात करूं तो ये जाएगा मेरे पास एटॉमिक नंबर। अब अगर मान लो कि मैं जेड में से ए घटा देता हूं तो मेरे पास किसकी प्राप्ति हो जाती है, न्यूट्रॉन की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन अपन कैसे निकालते हैं, तो हमेशा अपन क्या करते हैं, ए में से अपन जेड घटाते हैं। मैं द्रव्यमान संख्या में से अगर परमाणु क्रमांक घटा दूंगा तो मेरे पास हमेशा किसकी प्राप्ति होती है, न्यूट्रॉन की प्राप्ति हो जाती है। अब एक चीज गौर करना आप, अगर मैं यहां बात करूं प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0 है। एक में से एक गया, कितना बच गया, 0। अगर मैं यहां बात करूं ड्यूटेरियम के अंदर अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या की, तो 2 में से 1 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 1। अगर मैं यहां बात करूं तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो अपन को पता चला कि जो ये हाइड्रोजन की जो समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये आवर्त सारणी में आते तो एक जगह ही हैं, लेकिन इनके जो वजन होते हैं, जो परमाणु भार होते हैं, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसी के ऊपर एक परिभाषा अपन को किताबों में लिखी हुई मिलती है। मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि अपन समस्थानिक किसको कहते हैं, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर तो क्या हो बताओ, सेम हो, लेकिन अगर मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। अगर मास नंबर डिफरेंट हो तो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। अगर मास क्या हो, अलग अलग हो, मास नंबर अलग अलग हो तो क्या कहलाएंगे, ये अपने पास आइसोटॉप्स अर्थात समस्थानिक कहलाएंगे। अगर ये ऑप्शन में ना आए कभी मास नंबर, तो आपको ये बताना है कि अपन समस्थानिक किसको कहेंगे। मतलब परमाणु, ऐसे परमाणु जिनके अंदर परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, या फिर उसके अंदर द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। और अपने पास ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो अपने पास समस्थानिक रखते हैं, समस्थानिक रखते हैं। जैसे मैं सबसे पहले आपका पहला प्रश्न अगर आपको पक्का करवाऊं तो आपको याद कर लेना है कि अपने आवर्त सारणी में या अब तक ज्ञात जितने भी तत्व हैं उन तत्वों में अकेला हाइड्रोजन ऐसा समस्थानिक है, हाइड्रोजन अकेला ऐसा तत्व है जिनके समस्थानिकों के नाम अलग अलग है। मैं क्या बताया आपको, प्रश्न गौर करके आपको कॉपी में भी लिखना है कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिनके समस्थानिकों के नाम अलग अलग है। आपको पता होगा कार्बन के भी समस्थानिक है, लेकिन कार्बन के समस्थानिकों के सारों के नाम क्या होते हैं, कार्बन ही होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के समस्थानिकों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ और अच्छे फैक्ट। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है, इसका मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा एटम है जिनके अंदर जो आइसोटॉप्स होते हैं वो नंबर्स में सबसे ज्यादा होते हैं। तो आपको नाम याद क्या रखना है, पोलोनियम। आपको याद क्या रखना है, पोलोनियम। और वो संख्या में कितने होते हैं बताओ, वो संख्या में होते हैं 27। तो सबसे ज़्यादा समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, पोलोनियम। और उसके पास कितने होते हैं, 27। और ऐसा कौन सा परमाणु या तत्व है जिनके समस्थानिकों के नाम अलग अलग होते हैं, तो आपका उसका उत्तर क्या करना है, हाइड्रोजन करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समस्थानिक समझ में आए होंगे क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा 6C12, 6C13, 6C14, ये भी आपने अक्सर देखा होगा। इस प्रकार की चीज़ें अपन किताबों में अक्सर पढ़ते हैं। इन सब के देखो यहाँ देखना, अब परमाणु संख्या तो क्या बताओ समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या बताओ अलग अलग है। तो ये क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। अब एक चीज़ गौर करना, इस समस्थानिक का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं। इस समस्थानिक का प्रयोग अपन किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए अपन इसी समस्थानिक को मुख्य आधार
आधार बनाते हैं। आपको कोई पूछ लेगा अगर कि परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए अपन कार्बन के किस समस्थानिक को प्रयोग में लाते हैं, तो आपको क्या बताना है, कार्बन C12 को प्रयोग में लाते हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि कार्बन C14, कार्बन C13, इसका मतलब अपने पास कार्बन 14 का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं, जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने में करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो फॉसिल्स होते हैं अर्थात जो जीवाश्म होते हैं, उन जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए अपन कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब जंगलों में जाते हैं तो जंगलों के अंदर जो पेड़ पौधे लगे होते हैं वो क्या होते हैं, वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण या क्या होते हैं, कुछ आपदा आने के कारण वो अपनी पृथ्वी या चट्टानों के नीचे दब जाते हैं। जब ये पेड़ या पौधे पृथ्वी या चट्टानों के नीचे दब जाएंगे तो होता क्या है कि वो जैसे जैसे अपन धरती के नीचे जाएंगे तो नीचे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो पेड़ धरती के नीचे दब गए थे वो क्या बन जाएंगे, अब कोयला बन जाएंगे, अर्थात वो क्या बन जाएंगे, जीवाश्म बन जाएंगे। जब कभी अपन खुदाई करते हैं, खुदाई करते समय अगर अपन को कुछ भी सामान मिल जाता है, अगर हमें उनकी आयु निर्धारित करनी होती है, उनके जीवाश्मों को आयु को पता करना होता है, तो अपन किस समस्थानिक का प्रयोग में लाते हैं, अपन कार्बन 14 समस्थानिक को प्रयोग में लाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे डाटा बताऊंगा कि किस समस्थानिक का प्रयोग कहां होता है, वो आपको अपनी कॉपी में सीधे लिख लेना है, क्योंकि वो सारे के सारे डाटा मेमोरी बेस है, अर्थात वो आपको रटने पड़ेंगे। अगर आप रट लोगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी, अगर आप नहीं रटोगे तो आपका पेपर में कभी ना कभी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर पेपर में आ जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अपने पास कौन कौन से समस्थानिक है। देखो, अगर मैं सबसे पहले समस्थानिक की बात करूं, सबसे पहला समस्थानिक तो मेरे पास क्या हो जाएगा, AU 198, सॉरी सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आयोडीन 131, आयोडीन 131, आयोडीन 131 का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं, थायराइड ग्रंथि में रोग हो जाने पर उसके उपचार के लिए अपन क्या करते हैं, आयोडीन 131 का उपयोग करते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा थायराइड ग्रंथि के अंदर अपन को कौन सा रोग हो जाता है, गलगंड रोग, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, घेंगा बोलते हैं। इसी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। इसका मतलब घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन के कौन से समस्थानिक को प्रयोग में लाया जाता है, तो अपने पास आता है आयोडीन 131 आता है। अगर मैं 2 नंबर पे बात करूं तो अपने पास आता है सोडियम 24, सोडियम 24। अगर मैं सोडियम 24 की बात करूं तो अपने पास ये कहाँ प्रयोग में आता है, ये रक्त परिसंचरण तंत्र में प्रयोग में लाया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, ये प्रयोग में आता है। अगर मैं इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं, मैंने आपको क्या बताया कि सोडियम 24 कहाँ प्रयोग में लाया जाता है, ये आता है रक्त परिसंचरण तंत्र में। रक्त परिसंचरण तंत्र में भी कहाँ आता है, ये रक्त कैंसर के उपचार में, अर्थात इसका प्रयोग कहाँ होता है बताओ, ल्यूकेमिया के उपचार में होता है। अगर मैं उसके बाद में बात करूं तो अपने पास आता है कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ प्रयोग में होता है, कैंसर के उपचार में। इसका उपयोग कहाँ होता है बताओ, कैंसर के उपचार में होता है। अगर मैं उसके अलावा आपको बताऊं, अपने पास कार्बन 14 का प्रयोग कहाँ होता है, जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने में, जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने में किसको प्रयोग में लाते हैं अपन, जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने में अपन कार्बन 14 को प्रयोग में लाते हैं। मैंने आपको बताया कि जीवाश्म क्या होते हैं और क्या नहीं होते, और आपने समझा भी होगा कि क्या होते हैं। अगर मैं उसके अलावा बात करूं, 5 नंबर पे मेरे पास कौन सा समस्थानिक है, तो मेरे पास है आर्सेनिक 74। कौन सा है मेरे पास, आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ होता है, ट्यूमर के उपचार में।
ये कुछ ऐसे डाटा हैं जो आपको अपनी कॉपी में सीधे लिख लेने हैं, यहाँ समझने लायक अपने पास कुछ नहीं है, लेकिन ये अपने टॉपिक का हिस्सा है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पर अगर आप एक बार जुड़ गए तो साइंस की वजह से मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। देखो, आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ होता है? ट्यूमर रोग के उपचार में होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे मेरे पास क्या हो जाएगा? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235, अगर मैं बात करूं यूरेनियम 235 का उपचार कहां होता है? एक तो होता है ये नाभिक के विखंडन के अंदर। आपने अक्सर देखा होगा जब अपन न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा जो परमाणु बम और जो अपने पास क्या होता है, एटम बम होता है, जो नाभिक की भट्टी होती है, वो किस सिद्धांत पे काम करती है? वो नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पे काम करती है। और वहाँ पर ईंधन के रूप में अपन किसको प्रयोग में लाते हैं? यूरेनियम 235 को अपन प्रयोग में लाते हैं वहाँ पे। इसका मतलब यूरेनियम 235 का एक तो प्रयोग क्या हो गया अपने पास? नाभिक के विखंडन में। दूसरा, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने आप स्टार लगाओगे यहाँ, उतने स्टार कम पड़ जाएंगे इस पर्सन के। इसका मतलब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पर्सन। इसका प्रयोग कहाँ होता है? ग्रह, तारे एवं पृथ्वी की आयु निर्धारण में। इसका मतलब ये बता देगा कि ये जो पृथ्वी ग्रह है, जिस ग्रह के ऊपर अपन निवास कर रहे हैं, जिस ग्रह के ऊपर अपन अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसकी आयु का निर्धारण अपन कैसे करते हैं? यूरेनियम 235 के प्रयोग से करते हैं। अब मैं अगर आपको उसके अलावा बात करूं, अपने पास 7 नंबर पे अपने पास है प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम का प्रयोग कहाँ करते हैं? अपने करते हैं इसको परमाणु बम में ईंधन के रूप में। इसका मतलब नाभिक के विखंडन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं अपन? प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब आपको समझ आया होगा, मैंने आपको 7 ये इंपॉर्टेंट बताए हैं। अब उसके अलावा भी मेरे पास है, आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। अगला मेरे पास 8 नंबर पे है, वो है AU 198। AU 198 जो समस्थानिक है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेटिना रोग के उपचार में। रेटिना रोग के उपचार में। इसका मतलब मेरे पास आयोडीन 198 का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं? आयोडीन 198 का प्रयोग अपन रेटिना रोग के उपचार में करते हैं। 9 नंबर पे मेरे पास जो समस्थानिक है उसका नाम है यूट्रियम 90। कौन सा मेरे पास? यूट्रियम 90। इसका प्रयोग अपन कहाँ करते हैं? ऑर्थराइटिस रोग के उपचार में। ऑर्थराइटिस रोग के उपचार में। अब मैं आपको 10 नंबर पे बताऊं तो मेरे पास है एक रेडियम। रेडियम के समस्थानिक का प्रयोग अपन क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं अपन द्वितीयक कैंसर के उपचार में। द्वितीयक कैंसर के उपचार में। अगर मैं बात करूं, मेरे पास 11 नंबर पे है Fe69। Fe69 का प्रयोग अपन लोहा 59 का प्रयोग कहाँ करते हैं? एनीमिया रोग के उपचार में करते हैं। एनीमिया रोग के उपचार में। अब एक चीज गौर करना आप, मैंने आपको बहुत सारे समस्थानिक बताए, किस समस्थानिक का कहाँ प्रयोग होता है। ये सारे के सारे डाटा मेमोरी बेस है, ये आपको रटने पड़ेंगे, इसका अपने पास कोई चारा नहीं है। लेकिन समस्थानिक क्या होता है, कैसे इसकी पहचान करी जाती है, वो मैंने आपको सारा का सारा बताया है। अब अपन 2 नंबर पे पढ़ते हैं, संभारिक क्या होता है, इसका मतलब आइसोबार क्या होता है। दो नंबर पे अपने पास है संभारिक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आइसोबार। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा कि परमाणु का ऐसा रूप जो भार में समान हो लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, वो क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं। मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, देखो यहां पे। इसके अंदर एटॉमिक नंबर तो क्या होते हैं बताओ? अलग अलग। लेकिन इसके अंदर क्या होता है बताओ?
जो इनके अंदर द्रव्यमान संख्या होती है, इसका मतलब जो इनका मास नंबर होता है, इनका मास नंबर क्या होता है? समान होता है। इनका मास नंबर क्या होता है साथियों? समान होता है। अब आपने अक्सर देखा होगा अपने पास 20 नंबर पे क्या आता है? कैल्शियम आता है। आवर्त सारणी में 20 नंबर पे क्या आता है? कैल्शियम आता है। इसको अपन कैसे लिखते हैं? 20 कैल्शियम और 40। क्या लिखते हैं अपन? 20 कैल्शियम और 40 लिखते हैं। आपको पता होगा 19 नंबर पे अपने पास क्या आता है? पोटेशियम आता है। 19 नंबर पे अपने पास क्या आता है? पोटेशियम आता है। इसका मतलब 19 पोटेशियम। लेकिन इसका भी परमाणु भार कितना होता है? 40 ही होता है। इसका भी परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। अब एक चीज़ गौर करना, आप इसका मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा था। देखो इनके परमाणु क्रमांक तो क्या है? अलग अलग है। इनके परमाणु क्रमांक तो क्या बताओ साथियों? अलग अलग है। लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है। इस प्रकार के जितने भी परमाणु के रूप अपन को मिलेंगे मार्केट के अंदर, वो क्या कहलाएंगे? समबारिक अर्थात आइसोबार कहलाएंगे। और उम्मीद करता हूं इसकी परिभाषा आपको समझ आई होगी। 3 नंबर पे मैं आपको बताता हूं मेरे पास क्या है। सम न्यूट्रॉनिक, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं। अब सब न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। आपने देखो ये नाम पढ़ना है। सब न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? ऐसे परमाणु के रूप जिनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो। इसका मतलब आपको पता चला होगा इनके अंदर परमाणु क्रमांक भी क्या होता है बताओ? अलग अलग। जो परमाणु क्रमांक होता है उसी को अपन प्रोटॉनों की संख्या बोलते हैं और उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलते हैं। इसका मतलब ऐसा परमाणु जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या फिर परमाणु संख्या क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन उनके अंदर क्या समान हो बताओ? न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होने वाले तत्व क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। मैं आपके सामने एकदम जीवंत उदाहरण रखता हूं। आपको पता होगा 11 नंबर पे अपने पास क्या आता है? सोडियम आता है। 11 नंबर पे अपने पास क्या आता है? सोडियम आता है। इसको अपन क्या लिखते हैं? 11Na23 लिखते हैं। इसको अपन क्या लिखते हैं? 11Na23 लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने यहां 40 कर दिया, यहां 40 कर दिया, ये आ कैसे रहे हैं? देखो मैं आपको धीरे धीरे चीजें सिखाऊंगा कि ये 11 के बाद में यहां ये 23 कहां से आया, ये 11 कहां से आया। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप समझदार हो तो आपको 1 से लेकर के 30 तक परमाणु क्रमांक अपने टंग के ऊपर याद होने चाहिए कि कितने नंबर पे क्या आता है। जैसे मुझे पता है कि सोडियम 11 नंबर पे आता है और मैंने इसी नंबर के अनुसार इसका परमाणु इसकी द्रव्यमान संख्या भी मैंने निकाल ली। अब एक चीज गौर करना, न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? इसमें से इसको घटा करके। इसका मतलब न्यूट्रॉन इसमें से कितने आ जाएंगे? 23 - 11 बराबर कितना आ जाएगा? 12। अब इसके जस्ट वाला था तो अपने पास क्या होता है? मैग्नीशियम। उसको अपन क्या लिखते हैं? 12Mg24 लिखते हैं। अब एक चीज गौर करना, यहां अपने पास न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहां मेरे पास न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 24 - 12 बराबर 12। तो एक चीज आपको पता चली होगी, यहां भी 12 और यहां भी क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर न्यूट्रॉन क्या है? समान है। इस तत्व में और इस तत्व में क्या है? न्यूट्रॉन समान है। अगर इस प्रकार के तत्व अपन को मार्केट में मिलते हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। उनको अपन क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। अब मेरे पास जो लास्ट बचा हुआ है 4 नंबर पे जो परमाणु के रूप है उसमें से मेरे पास है लास्ट, जिसका नाम है आइसोडाइफर। आइसोडाइफर अब देखो आइसोडाइफर क्या होता है, ये सबसे आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैं स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ को जानते हैं कि आइसोडाइफर क्या होता है। बहुत कम लोग जानते हैं। अगर मैं बात करूँ कि आइसोडाइफर क्या होता है, आइसोडाइफर अपन उनको बोलते हैं ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या का अंतर और न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर क्या हो? समान हो। वो क्या कहलाते हैं? अपने पास आइसोडाइफर कहलाते हैं। इसका मतलब मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ इसकी लैंग्वेज, न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर,
न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर प्रोटॉनों की संख्या के अंतर के क्या होता है, जब बराबर हो जाए तो वो तत्व अपने पास क्या कहलाएंगे, वो परमाणु का रूप अपने पास क्या कहलाएगा, आइसोडाइफर कहलाएगा। जैसे मेरे पास है 92U235, 92U235, मेरे पास है 94P239, 94P239। इसका मतलब 94 नंबर पे तो क्या आता है, प्लूटोनियम आता है, और 92 नंबर पे अपने पास क्या आता है, यूरेनियम आता है। अब मैं अगर बात करूं, अब एक चीज गौर करना आप, मैंने क्या बताया कि न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर किसके बराबर हो, अगर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोडाइफर कहलाते हैं। अब मैं अगर बात करूं, मैंने आपको बताया था कि ये जो अपने पास होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। इसका मतलब ये भी अपने पास क्या है, परमाणु क्रमांक है। और जो परमाणु क्रमांक जितने होते हैं ना, उतने ही क्या होते हैं, उनमें प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब मुझे पता चला यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, 94 हैं। यहाँ प्रोटॉन कितने मेरे पास, 94 हैं। अगर मैं इधर वाली में बात करूँ तो मेरे पास कितने हैं, इसका मतलब यहाँ प्रोटॉन कितने आ गए, 2 आ गए। अगर इसी के अंदर, इसी एग्जाम्पल के अंदर अगर न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2 आ जाएगी तो इसका एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बताओ, आइसोडाइफर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, पहले तो इसके अंदर से ये घटाएंगे। जब इसके अंदर से ये घटाऊंगा तो 5 में से 2 के कितने बचेंगे, 3। अब ये 23 में से मेरे पास कितने बच गए, 14। 23 में से 9 गए तो मेरे पास कितने बच गए, 14 बच गए। अब एक चीज गौर करना, ये तो 143 आ गया। अभी मैं यहाँ क्या बात करूंगा तो यहाँ मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गए 5, 23 में से 9 गए कितना बच गए, 14। इसका मतलब 145 में से जब मैं 143 घटाऊंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे, 2 ही बचेंगे। इसका मतलब 145 माइनस 143 बराबर 2। इसका मतलब अपन को पता चला यहाँ प्रोटॉनों की संख्या का अंतर और न्यूट्रॉनों की संख्या का अंतर दोनों को दोनों क्या है, समान है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आइसोडाइफर कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये परमाणु के रूप समझ में आए होंगे। मैंने आपको आइसोडाइफर बताया, मैंने आपको संभारिक बताया, मैंने आपको समस्थानिक बताया, और इससे पहले मैंने आपको परमाणुओं के जो मौलिक कण थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो साथियों आज अपन बस इस लेक्चर के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। अब अपन आने वाले वीडियोज में क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता होगा कि पूरी की पूरी एटॉमिक थ्योरी बची हुई है। तो एटॉमिक थ्योरी अब अपन आगे वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो आप पहले से इन चीज़ों को पढ़ करके भी आ सकते हो। एटॉमिक थ्योरी अपन आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे।